गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा लड़का भोला, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उसके पिताजी ने उसे शहर पढ़ने भेजा। एक दिन भोला की जान पहचान उसके साथ साथ पढ़ने वाली लड़की रेखा से हो जाती है। पढ़ाई खत्म होते ही मैं गांव वापस चला जाऊंगा। आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे माँ बाबा आगे की पढ़ाई का और खर्चा नहीं उठा सकते। मैं उन दोनों पर और बोझ नहीं बन सकता। मुझे अब उनके लिए कुछ करना है। गांव में रखा ही क्या है, शहर में रहकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नौकरी करो और खर्चा गांव भिजवा दिया करो। तुम समझे नहीं। रेखा उसकी हर शर्त मान लेती है और भोला के साथ गांव चल देती है। गांव पहुंचते ही भोला रेखा को अपनी माँ सरस्वती और बाबा दीनदयाल से मिलवाता है। भोला की माँ रेखा को बहुत प्यार करती है। खाना खाने के बाद, भोला अब चलो मुझे अपने खेत दिखाने, वो भी नींबू के खेत। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। रात बहुत हो गई है, इस वक्त कोई भी खेतों में नहीं जाता। तुम सुबह चलना मेरे साथ, अभी जाकर सो जाओ। मुझसे सुबह रेखा को नींद बिल्कुल नहीं आती। मैं भी जिद्दी हूँ, ऐसे नहीं मानूंगी। मैं तो अभी और अकेले ही जाकर रहूंगी। बिना आहट के निकल पड़ती है खेतों की तरफ। वो खेतों में तो पहुंच जाती है, पर भोला के खेतों में नहीं, किसी और के खेतों में नींबुओं को लगा देख रेखा बहुत खुश होती है। उन्हें हाथों से सहलाने लगती है। तभी खेतों के मालिक की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहाँ? क्या खेतों में कोई है? अरे आवाज क्यों नहीं देते? मुझे तो लगता है खेतों में कोई चोर छुपा है। अभी बताता हूँ। सुरेश की आवाज सुनते ही रेखा वहीं खेतों में छुप जाती है। तभी सुरेश एक भारी भरकम डंडा लेकर आता है और खेत में जहाँ हलचल सी होती है वहाँ दे दनादन रेखा को चोर समझकर मारने लगता है। लगता है डंडे की मार पड़ते ही बेहोश हो गया है। जरा देखूं तो सही कैसा चोर है और कौन चोर है। ये तो वो शहर से आई लड़की है, पर ये यहाँ क्या कर रही थी? उठो उठो लड़की उठो। अरे ये तो उठ ही नहीं रही, कहीं मर तो नहीं गई। देखता हूँ सांसें चल रही हैं कि नहीं। ये तो मर चुकी है और इसे मैंने मारा है। अब क्या करूं? अगर इसके माता पिता को पता चला कि मैंने इसे मारा है तो मुझे जेल करा देंगे, फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहो। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। इससे पहले कि मुझे कोई यहाँ देखे, मैं इसे यहीं इसी जगह गाड़ देता हूँ। किसी को कुछ खबर नहीं होगी। मुझे बस अपना मुंह बंद रखना होगा। सुरेश रेखा को वहीं खेत में ही गाड़ देता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही रेखा चुड़ैल बन जाती है। अब ये खेत मेरे हैं और इनमें लगे नींबू भी मेरे हैं। मैं इन्हें किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। सुबह होते ही जब भोला और उसके परिवार को रेखा घर में नहीं दिखाई देती तो वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर कहाँ जा सकती है तुम्हारी दोस्त? रात को तो यहीं सो रही थी, फिर गई कहाँ? छत पर भी देखी गेंद नींबू के खेतों में चली जाती है। बंटी को गेंद तो नहीं मिलती, पर उसकी नजर चुड़ैल पर पड़ जाती है जो खेतों में छिप कर बैठी थी। तभी चुड़ैल नींबू तोड़ तोड़ कर बंटी को मारने लगती है। नींबू लगने की वजह से बंटी को बहुत चोट आती है और तो और एक नींबू उसकी आंख में जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख खराब हो जाती है। ये मेरे खेत है, इसमें लगे नींबू भी मेरे हैं। ये मेरा नींबू का खेत है, यहाँ जो आएगा ऐसे ही मारा जाएगा। बंटी रोता लड़खड़ाता हुआ खेतों से बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। उसके सभी दोस्त उसे उसके घर पहुंचा देते हैं, जब यहाँ गांव में आना ही नहीं पड़ता। नींबू के खेतों के आसपास कोई भी दिखाई देता था तो चुड़ैल उसे नींबू मार मार कर भगा देती थी। एक दिन सुरेश की पत्नी रजनी को नींबुओं का अचार डालना था, इसलिए वो पहुंच गई अपने नींबू के खेतों में। हाँ, नींबू पूरी तरह पके हुए हैं। इनका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा, मैं अभी इन्हें तोड़ लेती हूँ। रजनी जैसे ही नींबू को हाथ लगाती तभी चुड़ैल बड़ी जोर से उसके हाथ पर नींबू फेंक कर मारती है। आह! ये नींबू किसने मारा मुझे? खेत में कोई है क्या? आवाज क्यों नहीं देते? पता नहीं कोई है भी कि नहीं। रजनी फिर से नींबू तोड़ने लगती है। नींबू तोड़कर वो जा ही रही होती है कि चुड़ैल उसके हाथों से सारे नींबू गिरा देती है। रजनी चुड़ैल को देखकर भागने की कोशिश करती है, पर चुड़ैल उसे पैर मारकर नीचे गिरा देती है। चुड़ैल, मुझे जाने दो। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया। छोड़ दूं? जाने दो। एक तो तुम मेरे खेत से मेरे प्यारे नींबुओं को चुरा कर ले जा रही हो और बोलती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अचार बनाने के लिए नींबू लेने आई थी और कुछ नहीं। आओ
आज मैं तुम्हें अचार नहीं जूस पिलाती हूँ। रजनी के सीने पर बैठकर चुड़ैल उसके मुंह में जबरन नींबू निचोड़े जा रही थी, एक के बाद एक। नींबू का इतना रस मुंह में जाने के बाद रजनी कुछ बोल नहीं पाती और खांसने लगती है। उसके बाद रजनी हमेशा के लिए अपनी आवाज खो बैठती है और कभी बोल नहीं पाती। एक दिन गांव के कुछ लोग सुरेश के घर जाते हैं। सुरेश भाई, हम कई दिन से देख रहे हैं कि तुम अपने खेतों पर नहीं जाते हैं। अगर तुम खेतों पर नहीं जाते तो कौन हमें आते जाते नींबू मारता है, बोलो? हम लोग जब आवाज लगाते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। आखिर बात क्या है, हैं? क्या तुम्हारे? ऐसे ही सुरेश अपने खेतों पर पहुंचता है तो वहां चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाता है। चुड़ैल खेतों में नींबुओं का ढेर बनाकर उनके ऊपर बैठी थी और बड़े मजे से नींबू खा रही थी। पूरा गांव उसके चारों तरफ था। तभी चुड़ैल नींबू उठा उठा कर लोगों पर मारने लगती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक नींबू भोला के माथे पर जाकर लगता है। उसके माथे से खून बहने लगता है। भोला, तुम्हें लगी तो नहीं? मैं तो इन सबको मार रही थी, तुम्हें गलती से लग गया। दूर खड़ा सुरेश डर से थर थर कांप रहा था कि आज उसकी पोल खुल जाएगी और वो जेल चला जाएगा। भोला, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो जिंदा होती। ये सब मेरी जिद का कारण है। ये सब तुम्हारी नादानी के कारण हुआ है, पर सुरेश ने तुम्हें मारा है, तुम्हारी हत्या की है, उसकी सजा तो इसे मिलनी ही है। भोला रेखा के घर वालों को उसके मरने की खबर दे देता है और सुरेश को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद चुड़ैल पूरे गांव के खेतों के नींबू लेकर गायब हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए।